नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस का ही वीडियो है। और इस वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार का पार्ट 1 जो है उसको जारी किया हूँ। आज उसी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ आपके बीच। तो देखिए, यह जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन जो मौलिक अधिकार से जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूं। तो चलते हैं आज की जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कब हटाया गया था? ऑप्शन ए है हमारा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 35वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है हमारा 52वां संविधान संशोधन। तो देखिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, जो फंडामेंटल राइट्स के 31 अनुच्छेद के अंतर्गत थे, जिसे संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे 301 के अंतर्गत रखा गया है, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 19 से 22 और ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 29 से 30। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है, ये आर्टिकल आपका 23 से लेकर 24 के बीच में, 23 और 24 जो है ना, यही शोषण के विरुद्ध जो अनुच्छेद है वो फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23 से 24। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या जोखिम भरे कार्य के लिए नियुक्त नहीं कर सकते हैं? तो ये जो है, इसके लिए हमें ऑप्शन मिला है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25। तो देखिए, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको कारखाने या जोखिम भरे कार्य के लिए नियुक्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो ये है जो हमारा आर्टिकल 24 में है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत इस चीज को रखा गया है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है ना, प्रतिनिषेध है, ठीक है, प्रतिनिषेध है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम प्रतिनिषेध है? तो ये देखिए, इसके लिए हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका अनुच्छेद 23 होगा। देखिए, जो 14 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उसको काम पर तो हम लोग रख सकते हैं, लेकिन उनसे जोखिम भरा काम नहीं करवाना है। जैसे घर में आप सर्वेंट के तौर पे रख रहे हैं तो जोखिम भरा काम नहीं करवाना है। तो 14 वर्ष से उम्र के अधिक बच्चों को रख सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कहा गया था मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो अनुच्छेद 23 होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है वो है, भारतीय नागरिक को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? यानी भारत का जो नागरिक है, अगर कुछ दशाओं में उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसका निरोध में संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25।
तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के बाद उसका संरक्षण भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 22 से 23, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 24 से 26 और अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, जिसका संरक्षण कौन करता है। तो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और जिस धर्म को वो मानता है उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। यह जो संरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 26 और ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 25। तो देखिए अनुच्छेद 26 के अंतर्गत, अनुच्छेद जो 26 है उसके अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता भारत के किसी भी व्यक्ति को दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है किसी भी व्यक्ति को धर्म एवं संप्रदाय के नाम पर कर के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसका संरक्षण किस अनुच्छेद में है। देखिए इस क्वेश्चन को समझे एक तरीके से तो पुराने दौर में जब मध्यकालीन आप भारत पढ़े होंगे तो उस समय जजिया कर लगता था, है ना। तो उसी तरीके का यह टैक्स है। तो समझिए कि एक अनुच्छेद हमारे संविधान में जो एक अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पर धर्म एवं संप्रदाय के नाम पर कर के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसका संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 26 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 27। तो यह जो है वो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धर्म एवं संप्रदाय के नाम पर कर के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है, इसका संरक्षण इस अनुच्छेद 27 के अंतर्गत है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा है और वह किसी धर्म विशेष का है तो आप उसको धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह जो है वो कौन सा आर्टिकल उसका संरक्षण करता है। तो ऑप्शन ए में हमारा अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी में है हमारा अनुच्छेद 26 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 25। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी अनुच्छेद 28 जो है वो किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा के लिए आप किसी बच्चों को बाध्य नहीं कर सकते, इसका यह संरक्षण देता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 28 से 31, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 26 से 28, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से 29। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 से जो 30 है ना, इसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो है वो मतलब
सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में रखा गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? ठीक है, रख सकता है, ध्यान में रखना है। तो यह जो है ना ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 29, उसके बाद अनुच्छेद 31, उसके बाद अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 25। तो देखिए कोई भी अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जो भी हो, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी भाषा, लिपि जो है ना, उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। यह जो हमारा दिया गया है आर्टिकल 29 के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 28 और ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 30। तो देखिए अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं ना वो अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान जो है ना वो चला सकते हैं। यह जो है वो अनुच्छेद 30 जो है इसका संरक्षण प्रदान करता है। यह हमारे आर्टिकल 30 के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 35 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 34। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ना वो संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किस अनुच्छेद के तहत सांसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी के मौलिक अधिकारों को निरस्त करने की शक्ति देता है? यानी देखिए यह जो हमारा अनुच्छेद है यह हमारे देश के जो सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल है, ठीक है, या खुफिया एजेंसी है, इनके मौलिक अधिकारों को यह निरस्त करता है। तो यह कौन करता है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 35 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 34। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत इन जो लोगों का नाम मैंने सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल और खुफिया एजेंसी का नाम बताया, इसके साथ और देश के विभिन्न बल जो हैं उनका जो मौलिक अधिकार है उसको यह अनुच्छेद 33 जो है वो निरस्त करता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किस अनुच्छेद के तहत मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है हमारा अनुच्छेद 35 और ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 34। तो अनुच्छेद 34 देखिए ये हर नागरिक के लिए है। यानी पिछला क्वेश्चन में आपने देखा तो उसमें सशस्त्र बल के जो लोग हैं और साथ साथ जो भी पुलिस बल के लोग हैं, खुफिया एजेंसी है, उनका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 33 के अंतर्गत समाप्त किया गया। लेकिन अगर मार्शल लॉ लगा हो तो इस स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है? तो उस जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगता है उस क्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं सभी का मौलिक अधिकार जो है ना वो समाप्त हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत
जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ की स्थिति होती है उस क्षेत्र के सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 34। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने और उनके उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 34। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करना और उसके उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करने की शक्ति जो है वो भारतीय सांसद को दिया गया है। या किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत दिया गया है। अब देखिए, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमारा जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक दिया हुआ है, जो भाग 3 में है। तो आज मैंने आपको 14 से लेकर 35 तक के जितने भी अनुच्छेद है उन सभी के बारे में बता दिया। रह गया आपका 31 अनुच्छेद। तो 31 अनुच्छेद के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था उसे संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में उसे हटा दिया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए है हमारा मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी है हमारा कानूनी अधिकार। तो यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन देख के भी बना सकते हैं कि ये ए, बी और सी जो है ये तीनों हमारा मौलिक अधिकार है, जबकि आपको मैंने बताया कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग रखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार के श्रेणी में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है। इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा आज का अंतिम जो प्रश्न है वो है किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए वो सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अगर मान लीजिए कि अगर कोई कर्मचारी है और कर्मचारी वैसे कार्यवाही को कर देता है जिसके लिए वो हकदार ही नहीं, उसको पावर ही नहीं दिया गया है, और उस पावर को नहीं देने के बावजूद अगर करता है, या वो कर्मचारी मतलब नियमित रूप से है ही नहीं, है ना, मतलब उसमें त्रुटि हो जाए, तो इस तरीके के कार्यों के लिए जो उस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? उसका जो ऑप्शन दिया गया वो है परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये चारों हमारा ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। यानी इसको एक तरीके से कहिए कि वारंट जो जारी होता है, यानी जो सरकारी, इसको सरल भाषा में समझे तो जो अधिकारी जो है उस काम के लिए उसके पास पावर ही नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती कर देता है, तो उसके लिए हमारे मौलिक अधिकार में समझिए तो वारंट जो है ना, अधिकार परीक्षा जो है ना, वारंट उस पर जारी किया जा सकता है। ठीक है, और कौन करेगा? तो न्यायालय उस पर वारंट जारी कर सकता है। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन, और मौलिक अधिकार से जितने भी जो क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। और संभवतः मैं समझता हूँ कि यह वीडियो दोनों, इसका जो पार्ट 1 था और पार्ट 2 था, इन दोनों को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट से एक भी क्वेश्चन छूटेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस चैनल का लिंक को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल का लिंक पहुंच जाए और सभी जो छात्र हैं इसका लाभ उठा सके। चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए,
धन्यवाद। जय हिंद।